नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे पार्ट 1। अलग प्रकार से हमने एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलाया है, जो कि पहला पार्ट के रूप में यहाँ पर हम दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें आप लोगों को टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। इसमें जो भी अभी तक हमने प्रश्न करवाए हैं उनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट जो भी अलग से प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए लास्ट टाइम यहाँ पर टॉप 100 की सीरीज़ हम सुपर फास्ट रिवीजन के साथ में यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न को केवल हम एक बार पढ़ेंगे और बाकी सब आंसर दिए गए हैं। मॉक टेस्ट के रूप में अपना स्कोर चेक करिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मॉर्निंग में डेली टॉप 100 की यहाँ पर श्रृंखला देखने को मिलेगी। इस तरह से आप 30 में 30 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को डेली मॉर्निंग में हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होगा वो प्लेलिस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, देखिए, पके हुए आम की गुठली पर्यावरण के किस घटक का उदाहरण है? तो आपको बताना है पके हुए आम की गुठली पर्यावरण के किस घटक का उदाहरण है। अजैविक है कि जैविक है या मानव निर्मित घटक है। देखिए, मानव निर्मित घटक तो वैसे भी नहीं है, इस ऑप्शन को हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब अजैविक और जैविक में से बताना है। देखिए, पके हुए आम की जो गुठली होती है उससे हम पौधे को, उस बीज को हम ग्रो करा सकते हैं, उगा सकते हैं, उससे पौधा एक नया बना सकते हैं। तो एक प्रकार से वो जीवित अंश है। जो भी जीवित अंश होता है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। जिसमें जान होती है तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। गेटवे ऑफ एशिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है गेटवे ऑफ एशिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर को। तो याद रखिएगा, सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों को शामिल किया जाता है? प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त जीवों को, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। किसी घास पारिस्थितिकी तंत्र में अंतिम रूप से अपघटन का कार्य कौन करता है? ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो अंतिम रूप से अपघटन का कार्य कौन करेगा? अंतिम रूप पूछा है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटक होते हैं, लास्ट में डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो अंतिम कौन होगा? अंतिम पे याद रखिएगा अपघटक को टिक करना है, या इंग्लिश वर्जन दिया जाए तो डिकम्पोजर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। जल प्रदूषण या पानी की स्वच्छता का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किसका परीक्षण करते हैं? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। राख के कणों के कारण सबसे अधिक प्रदूषण वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, राख के कणों के कारण सबसे अधिक प्रदूषण वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो देखिए, 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में उल्का पिंड जो आते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उन्हीं की राख बनी रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो राख के कणों के कारण सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा मध्यमंडल में। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर परत पूछता है तो आप क्षोभ मंडल बताएंगे, जैसे बादल बनना। ठीक है, तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन का फार्मूला है O3, यहाँ पर याद रखिएगा। ये बाह्य मंडल है, तो बाह्य मंडल का तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? प्रश्न संख्या 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986। करेक्ट आंसर
1986। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे या जनक कौन थे? 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्सन है। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो प्राथमिक बोला गया है, तो प्राथमिक को याद रखना है। 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिरण। जितने भी प्राथमिक होते हैं वो सबके सब शाकाहारी होते हैं। यहाँ शेर, चील, सांप, ये सबके सब मांसाहारी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एजी टांसले। ठीक है, तो एजी टांसले याद रखना है, इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया, यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1972, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका फॉर्मूला होता है CO2, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? अभी हमने ऊपर बताया था। 16 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल। अब इंग्लिश वर्जन नाम याद रखिएगा, कई बार ये इंग्लिश वाला ही टर्म रखा गया, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। ठीक है, 17 का राइट आंसर देखेंगे, चलिए 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन कितना है हमारे वायुमंडल में? 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 78%। अब 21% क्या है? तो ऑक्सीजन याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03%, बहुत बार पूछा गया, ये CO2 वाला कार्बन डाइऑक्साइड का। आर्गन भी याद रखिएगा, यहाँ पर ये है आर्गन, 0.93%। ठीक है, इसका प्रतिशत जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेट्रोफा। अगर जेट्रोफा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो रतन जोत देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG का हमें फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, फुल फॉर्म बताना है। 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न देखेंगे, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है
22 का राइट आंसर ऑप्शन ए वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर को याद रखना है, वन एवं वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 24। तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में जानते हैं फोटोसिंथेसिस के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई क्या है? 26 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, डीबी शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। तो डीबी यानी डेसिबल होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या 27, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, 1984 में हुई थी। ठीक है, याद रखना, ये डेट जरूर याद रखना है। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सी गैस उसमें रिसाव हुई थी? किस गैस का रिसाव हुआ था? 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, और शॉर्ट फॉर्म में अगर आएगा तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यहाँ पर रिसाव हुआ था, जो कि जहरीली गैस होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर यहीं पूछ ले पृथ्वी दिवस, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जा सकता है? इनमें से कौन से? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बताना है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा धान का खेत। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? तो मेन रूप से आपको बताना है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, कौन कौन सी गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अपना बताना है, सटीक आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दोनों के दोनों पानी के साथ मिल करके एक एसिड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी अधिग्रहण में होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो 31 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। ट्रिक क्या है? जा से जाइलम, जा से जल। तो जल का जो यहाँ पर अधिग्रहण या ट्रांसपोर्टेशन करे, ठीक है, वो जाइलम होगा। और फा से फ्लोएम, फा से फूड, इंग्लिश में इसे कहते हैं फूड यानी भोजन। तो भोजन का अधिग्रहण कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। किसी का पूछे तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत कौन सी है? 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्षोभ मंडल। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, बट भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?
तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब गिरि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, कहाँ पर है तो आप बताएंगे गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। यह प्रश्न पूछा गया, PYQ है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यू आकार की घाटी, यू शेप वैली का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में एगमार्क का संबंध किससे है। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ मिलेगा देखने को, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्यजीव सुरक्षा परिषद या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न संख्या 39। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे ग्लैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। भारत के किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे चमोली जिले में। कहाँ पर है, चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है। तो प्लेग एक रोग है, तो किस प्रकार की बीमारी है ये बताना है। प्रश्न संख्या 41। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीवाणु जनित बीमारी है, यानी बैक्टीरियल है। तो प्लेग जो होती है ये बैक्टीरियल है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंडेमैन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पराबैंगनी किरणों में से कौन सी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। ये यूपी टेट में पूछा गया सेम। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, UVC यानी अल्ट्रा वायलेट जो सी किरणें होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य किसमें सुधार करना था। अब 47 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल की गुणवत्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 48 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में किस गैस के अभाव में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधों के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब प्लस याद रखिएगा, इसके लिए H2O और दिन के समय यानी सनलाइट का होना अति आवश्यक है। अब पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी हों, जिसके कारण
पौधे देखिए पत्तियां जो हरी होती है वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। क्लोरोफिल जब भी होगा तभी तो पत्तियां खाना बना पाएंगी। ये सारे फैक्टर जो हैं याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुविषयक या फिर एकीकृत। याद रखिएगा, इंग्लिश के टर्म भी याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम हो तभी वो मानव के द्वारा बनाया गया। अब मानव यहाँ पर है तो कृत्रिम और मानव एक ही है, तो आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर आपको बताना होगा। अब देखिए 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी पहला वाला भी सही हो जाएगा। दूसरा एक्वेरियम, एक्वेरियम तो आपने देखा है, उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, दुकानों में रखते हैं, घर के शो में रख लेते हैं। चिड़ियाघर, ये सभी के सभी मानव निर्मित हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित इनको सबको हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 52। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक में किसे शामिल किया जाता है? तो अजैविक घटक, ठीक है, किसे शामिल किया जाता है? इसे हम इंग्लिश में जानते हैं अबायोटिक के नाम से। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश अजैविक है, तापमान है और जल है। बाकी यहाँ पर कवक और जीवाणु ये सब के सब जीवित हैं, हरे पौधे, मनुष्य और ये सब के सब यहाँ पर जैविक घटक है। कैसे हैं? जैविक घटक। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है? तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है O2। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? तो 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक से होती है। उत्पादक हम किसे कहते हैं? हरे पौधे जो भी होते हैं उन सभी को हम उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य जाल यानी फूड वेब क्या प्रदर्शित करता है? तो 56 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवों के बीच ऊर्जा प्रवाह का एक जटिल और अंतर संबंधित नेटवर्क है, क्योंकि इसमें जो फूड चेन होती है वो बहुत सारी होती हैं। खाद्य श्रृंखला जो होती है खाद्य जाल में बहुत इसमें होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 57। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया था? अब 57 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर यानी इंडियन पीकॉक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक जैव विविधता की बात बोली है यहाँ पर, ठीक है। तो शांत घाटी, जिससे साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं क्योंकि केरल में पड़ती है, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में दिया होता पश्चिमी घाट तो पश्चिमी घाट को टिक करते। बाकी यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट में दे रखा है तो याद रखिएगा यहाँ पे शांत घाटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल यहीं पर पड़ता है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 59। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भी प्रश्न करा रहे हैं तो पेपर दे के आइएगा, मिलाइएगा, देखिएगा इसमें से कितने प्रश्न फंसते हैं। तो 59 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर? तो चमोली जिला, याद रखिएगा कौन सा? चमोली जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन में देंगे तो CFC के नाम से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ देखा गया? ओजोन होल का निर्माण सर्वाधिक कहाँ देखा गया? 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर।
अगला प्रश्न देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, डेट याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट का संबंध किससे है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1987 याद रखिएगा, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 63, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या दिया जाता है। 64 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इको मार्क। ठीक है, तो इको मार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर फॉर्मूले में पूछेगा तो CO याद रखें, कैपिटल में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दम घोटू गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने से है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। 66 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करना। अब देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को ऐसे कम कर सकते हैं, सड़क के किनारे पेड़ों की अधिक संख्या लगाएं। ठीक है, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो उसके आसपास के जो शहर होंगे या गांव होंगे वहां तक आवाज़ कम से कम जाएगी। तो पेड़ क्या करते हैं, उस वॉइस यानी आवाज़ या ध्वनि को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन मफलर बोला गया। ग्रीन इसलिए क्योंकि हरियाली पेड़ पौधे, मफलर यानी जिस तरीके से मफलर हमें ठंडक से बचाता है, इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण से हमें पेड़ पौधे बचाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। नमामि गंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 2014। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्सेनिक। तो अगर पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा हो जाएगी तो ब्लैक फुट नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे 69, इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। 69 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम। ये सभी के सभी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ टॉप 100 सीरीज में इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मीनामाता रोग जल में किस धातु के घुलने से फैलता है। तो 70 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी, पारा। अब इंग्लिश में भी आ सकता है तो मरकरी को याद रखना है, बाकी हिंदी में पारा कहते हैं, बाकी मरकरी देखिए इंग्लिश वर्जन ही लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 71, भारत का सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो 71 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बाघ किसके लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए। अगला प्रश्न, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे 74, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 7 अक्टूबर के मध्य। अब ये देखिए सभी के सभी जो हैं
आपके ईवीएस से संबंधित है। तो ये डेट हो गई, जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो सभी के सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 75। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर CARI के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो 75 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरेली। तो बरेली में कहाँ पड़ता है? तो आप याद रखेंगे इज्जत नगर में। तो बरेली के इज्जत नगर शहर में तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बोला कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 76 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 17 जून को। प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अक्रिय और भारी गैस कौन सी है जो प्रदूषण के आकलन में सहायक है? तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्गन। तो हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है, इसका प्रतिशत पूछा जा सकता है 0.93%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 78 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 79। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले, जो अब उत्तराखंड में है, से हुई थी? देखिए, जो उत्तराखंड इस समय स्टेट है, ये पहले उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ करता था, फिर इसके दो भाग हो गए, उसी उत्तर प्रदेश से ही बना है उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में किस जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 81 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 82। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मुख्य रूप से कौन जुड़ा है? तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 83। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो मुख्य घटक बताना है सीएनजी। अब देखिए, यहाँ पर सीएनजी है। 85 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CH4। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट ओक जो ट्री है, ये कहाँ पाया जाता है? तो 86 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्षों में पाया जाता है? सॉरी, वृक्षों नहीं, क्षेत्रों में। किस प्रकार के क्षेत्रों में? तो खेजड़ी वृक्ष किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है? तो 87 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्रों में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल के तहत की गई थी? अब देखिए, 88 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव किसान का मित्र कहलाता है? एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया। 89 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बी सभी लोग जानते होंगे, केचुआ। अगला प्रश्न, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बान सम्मेलन। तो याद रखिएगा, ये बान सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पूर्णतः मानव निर्मित है? 91 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो 92 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, चार्ल्स एल्टन ने। इसने चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 93, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? जैव भार का पूछा है, यानी बायोमास का उल्टा पिरामिड किस में बनता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलीय या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। तो राइट आंसर कहाँ है? तो आप बताएंगे, ऑप्शन बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 98 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, लाइकेन मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं? किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, यानी इंडिकेटर के नाम से जाने जाते हैं? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण। दूषित हवा का पता लगाने के लिए लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, EHR या पर्यावरण स्वास्थ्य समीक्षा के तहत हमारे आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है? पर्यावरण स्वास्थ्य समीक्षा के तहत बताना है। तो 100 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैसे कि यहाँ पर जैव विविधता को बचाने के लिए, मानव स्वास्थ्य को संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखने के लिए, सतत विकास जिसे हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। इस तरह से हमने टॉप 100 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कम से कम समय में 100 प्रश्न यहाँ पर रिवाइज करने को मिले हैं। हर एक वीडियो से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।